चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बड़ी अपडेट ही आपके सामने रखेंगे, जहां पर देखिए जम्मू कश्मीर में विधानसभा के तीसरे चरण का मतदान लगातार जारी है और 28.12% मतदान अभी तक हो चुका है। शीतल, बिल्कुल, और उधमपुर में सबसे ज्यादा 8.4% मतदान सुबह 11 बजे तक हो चुका है। बारामूला में सबसे कम 23.20% मतदान सुबह 11 बजे तक रिकॉर्ड किया गया है। विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का यह मतदान जारी है। तीसरा और आखिरी चरण यानी आखिरी पड़ाव अब इन चुनावों का आ चुका है और शाम 6 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया चलेगी और उसके बाद वोटिंग बंद होगी और इंतजार करना होगा 8 अक्टूबर का, जब ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर जम्मू कश्मीर के अंदर नया किंग और नई सरकार कौन बनाएगा, इस जमहूरियत में हुकूमत कौन बनाएगा। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। आज 40 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और 40 सीटों पर करीब करीब 17 मंत्री मैदान है और उसके अलावा जो पूर्व विधायक या बाकी अन्य हैं। कहां कितनी वोटिंग 11 बजे तक हुई है? 28.12 वोटिंग इस वक्त कुल मिलाकर 11 बजे तक रिकॉर्ड की गई है। उधमपुर में 33.88%, सांबा में 31.50% मतदान हुआ है, कुपवाड़ा में 27.34% मतदान हुआ है और कठुआ में 31.78% मतदान सुबह 11 बजे तक दर्ज किया गया है और जम्मू में 27.15% मतदान रिकॉर्ड किया गया है। तो सबसे कम बारामूला में और सबसे ज्यादा उधमपुर जिले में अभी तक मतदान हुआ है। बांदीपुरा में 26.14, गुरेज में 33.38, सोनावरी में 28.89 और गुलमर्ग में 25.59 और पट्टन में 24.81% मतदान हुआ है। चलिए तो फिलहाल आप देख रहे हैं उधमपुर के अंदर सबसे ज्यादा बम्पर वोटिंग, लेकिन बारामूला के अंदर इस वक्त तक जो टर्नआउट सामने आया है सबसे कम वोटिंग है। तो सीधा हम कश्मीर ही चलेंगे। जुनेद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जुनेद, सबसे पहले तो हम बारामूला से पहले बांडीपुरा को डिस्कस करेंगे कि आखिर बांडीपुरा के अंदर समीकरण क्या कुछ बन रहे हैं, क्योंकि गुरेज सीट है, बांडीपुरा 15 है, सोनावरी है, उसे किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह का समीकरण वहां पर बन रहा है? देखिए, सबसे पहले अगर हम बांडीपुरा की बात करें तो बांडीपुरा सीट के ऊपर बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं। पहला बड़ा बदलाव वहां पर यह है कि निजामुद्दीन भट्ट जो एक लंबे समय तक पीडीपी में रहे, पीडीपी की तरफ से एमएलसी भी रहे, उसके बाद निजामुद्दीन भट्ट चले गए पीपुल्स कॉन्फ्रेंस में और उसके बाद उनकी जिज्ञासा जागी और अब वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं बांडीपुरा से। उसके बाद दूसरे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के वहां से नसीर अहमद लॉन है और तीसरे प्रत्याशी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से हमारे साथी और पत्रकार सैयद अजमुल इस्लाम पीडीपी की तरफ से वहां पर प्रत्याशी हैं। और अगर हम इंडिपेंडेंट्स की बात करें, बाकी राजनीतिक दलों की बात करें, तो टोटल कुल मिलाकर जो कैंडिडेट यहां से खड़े हैं इनका नंबर है 18 कैंडिडेट जो हैं वो बांडीपुरा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और इन 18 कैंडिडेटों में एक सेकंड जुनेद, मैं आपको रोकना चाहूंगी। शिल्पा हमारे साथ जुड़ गई है। शिल्पा, कहां पर इस वक्त हैं, क्या चल रहा है वहां पर, कितने प्रतिशत वोटिंग हो पाई है? जी बिल्कुल, देखिए इस समय में जम्मू के महू कॉन्स्टिट्यूंसी में मौजूद हूँ, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में, जहाँ पर करीबन इस पोलिंग स्टेशन में जो है वो 3 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और आप देखिए लगातार आम जनता अपने घरों से बाहर निकल रही है, वोट डाल रही है और एक भारी संख्या भी देखने को मिल रही है। देखिए अभी तक 11 बजे तक जो डेटा सामने आया है वो 23.29% बहु कॉन्स्टिट्यूंसी का डेटा सामने आया है। देखिए बढ़ इस समय भाग लिया जा रहा है और देखिए एक तरफ महत्वपूर्ण ये है कि 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, दूसरी तरफ महत्वपूर्ण ये है बहु कॉन्स्टिट्यूंसी से वाल्मीकि समाज एक बहुत बड़ी संख्या में है, करीबन 10,000 के करीब जो है वो इनके वोट है और जिस प्रकार से लगातार यहाँ पे वाल्मीकि समाज पहुंच रहे हैं कि 67 ईयर के बाद जो है उन्हें वोट मिला है, उनसे भी हमने बातचीत की है और एक खुशी एक उत्साह जो है वो उनसे भी नजर आ रहा है। यहाँ पर जो लोग यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंचे, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश जरूर करेंगे। आप भी डालने के लिए आई है, वोट कास्ट करने के लिए आई है, क्या कुछ अहम मुद्दे वो रहने वाले, क्या कुछ अहम मुद्दे रहेंगे? मैम, वोट डालने के लिए आप यहाँ पर पहुंची हैं, क्या कुछ अहम मुद्दे वो रहेंगे जिसके आधार पर आप अपने क्लियरिटी नहीं पहुंच पा रही है? एक बार फिर से संपर्क साधेंगे शिल्पा के साथ, लेकिन जुनेद अपनी बात को पूरा कीजिए। जिस तरह से बांडीपुरा सीट को लेकर हम बात कर रहे हैं, मैं आपको बांडीपुरा सीट से बता रहा था कि वहां से इस बार 18 के करीब 19 प्रत्याशी हैं और इन 19 प्रत्याशियों में सैयद अजमुल इस्लाम पीडीपी की तरफ से, निजामुद्दीन भट्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से,
शफकत काजमी अपनी पार्टी की तरफ से, और उसके अलावा अगर हम बाकी पार्टीज की बात करें तो पीसी से मुदस्सिर अहमद भट्ट चुनाव लड़ रहे हैं और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर वहां से पूर्व सांसद उस्मान मजीद चुनाव लड़ रहे हैं। उस्मान मजीद कांग्रेस में रह चुके हैं और उसके बाद उस्मान मजीद जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में थे और बिल्कुल अंतिम समय पर उन्होंने अपनी पार्टी से किनारा किया, और किनारा करने के बाद आप प्रेशर कुकर के सिंबल पर, जो सिंबल आपको याद होगा कि वो इंजीनियर रशीद का सिंबल था एक समय में, तो प्रेशर कुकर के सिंबल पर वो बांडीपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं। साख्त बचानी है उस्मान मजीद को, अपने आप को नेता साबित करना है यहाँ से निजामुद्दीन भट्ट को, और उसके अलावा पत्रकारिता के इस फील्ड से राजनीति में गए सैयद तजमुल इस्लाम को ये साबित करना है कि एक पत्रकार भी अगर चुनावी मैदान में उतर आए तो वो सफल हो सकता है। अब कोइंसिडेंटली निजामुद्दीन भट्ट भी लेखक थे, पत्रकार थे, सैयद तजमुल इस्लाम भी लेखक थे, पत्रकार थे, और इन दोनों का मुकाबला जो है वो उस्मान मजीद के साथ और उसके अलावा 16 और कैंडिडेट्स के साथ है। तो टोटल 19 कैंडिडेट यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने अपने अपने कैंडिडेट उतारे हैं, बिल्कुल उतारे। बीजेपी वहां पर लड़ रही है, तो बांदीपुरा बीजेपी के लिए कितनी खास है? और बीजेपी ये कह रही कि अपने दम पे सरकार बनाएंगे, इसका ये भी मतलब है कि क्या कश्मीर से भी कुछ सीटें बीजेपी की झोली में आए ताकि उनका बहुमत पूर्ण हो, जो बीजेपी लगातार दावे कर रही है? तो तीनों सीटों पर बीजेपी है। जहां तक बांदीपुरा जिले का ताल्लुक है, गुरेज एक बड़ी खूबसूरत वादी है। इस खूबसूरत वादी से फकीर खान एक लंबे समय से अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ जुड़े रहे और हर समय एक बड़े ताकतवर कैंडिडेट ये गुरेज से माने जाते थे, लेकिन कभी किसी पार्टी ने इनको वो इंपॉर्टेंस या वो रेलेवेंस नहीं दिया जिस इंपॉर्टेंस हो, जिस रेलेवेंस के ये हकदार थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उनके एक बहुत पुराने नेता नजीर अहमद गुरेजी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, और इसी तरीके से जुनैद एक सेकंड का समय दीजिएगा। जुनैद आज साथ हमारे साथ किशोर जुड़ गए हैं उधमपुर से। किशोर, कौन से वाले पोलिंग बूथ पर इस वक्त हैं, कितने % वोटिंग हुई है, क्या चल रहा है वहां पर, लोगों के साथ बातचीत हुई है, क्या कुछ उनका कहना था? बिल्कुल, देखिए आशा, जिस तरह से सुबह से जब 7 बजे के करीब जो है वो लोग अपने पोलिंग स्टेशनों के बाद पहुंच रहे थे, तो हमने ये साफ तौर पर देखा था कि लंबी लंबी कतारों में महिलाएं और नौजवान जो थे वो पहुंच रहे थे। लेकिन अभी की मैं बात करूं तो उधमपुर जिला के अंदर जो है वो रिकॉर्ड तोड़ जो है वो वोटिंग हुई है। 33% के करीब जो है वो वोटिंग हुई है। जिस तरह से अगर मैं इस वक्त मौजूद हूं जो बेस्ट विधानसभा क्षेत्र है, और यहाँ भी की तस्वीरें आप देखें तो यहाँ पे लंबी लंबी कतारों में जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं, वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हमने रामनगर विधानसभा क्षेत्र की मैं बात करूं तो जो रामनगर विधानसभा क्षेत्र है वहां पे रिकॉर्ड तोड़ जो वोटिंग है वो 11 बजे तक हुई है, लेकिन काफी ऐसे जो मतदाता है वो अपने मतदान करने के लिए अपने अपने पोलिंग स्टेशनों के बाहर पहुंच रहे हैं। लेकिन जिस तरह से उधमपुर के जो 4 विधानसभा क्षेत्र हैं इसमें काफी जो सुबह इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली कि जो महिलाएं थी घर का काम छोड़कर पहले वो अपने जो मतदाता हैं वो अपने मतदान केंद्र के बाहर पहुंचे, अपनी उनकी तरफ से मतदान। ज्यादा मतदान हुए हैं किशोर, उधमपुर में अभी तक सबसे ज्यादा मतदान हुए हैं। जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा मतदान यानी सबसे ज्यादा उत्साह उधमपुर में दिखाई दे रहा है। क्या लगता है उस उत्साह और उमंग के पीछे की जो किरण दिखाई दे रही है वोटर्स के चेहरों पर, क्या उम्मीदें उनके चेहरों पर हैं और किन उम्मीदों के साथ वो वोट कर रहे हैं? देखिए शीतल, जिस तरह से हमने आई नौजवानों से बात की तो उनकी तरफ से काफी जो साइलेंट को देखने को दिखे जब हमने उनसे बात करने का प्रयास किया। लेकिन जो ईस्ट विधानसभा क्षेत्र की मैं बात करूं तो हमारे पास जो वहां की तस्वीरें आ रही हैं, काफी संख्या में जो लोग हैं वो अपनी बारी का इंतजार जो है वो शीतल कर रहे हैं। लेकिन सुबह सुबह अगर बेस्ट की मैं बात करूं या रामनगर की मैं बात करूं या चनैनी कोडी की मैं बात करूं तो रामनगर की मैं बात करूं तो रामनगर के अंदर काफी जो है वो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग उस इलाके के अंदर हुई है। अभी भी जो मतदाता है वो अपना मतदान करने के लिए अपने अपने पोलिंग स्टेशनों के बाहर पहुंच रहे हैं, इंतजार वहां पे किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से अगर बेस्ट की मैं बात करूं तो बेस्ट से आपने साफ तौर पर देखा कि भाजपा की तरफ से जो है पवन कुमार गुप्ता को उतारा गया था, लेकिन ये जो मुकाबला था वो एक तरफ था। लेकिन नजर बनाए रखिएगा कांग्रेस की जुनैद जी, साइलेंट वोटर इन्होंने जिक्र किया है कि युवाओं से हमने बात की, वो साइलेंट वोटर दिखाई दे रहा है, इसकी क्या परिभाषा है और परिणाम क्या है? देखिए, साइलेंट वोटर शायद पत्रकार जब किसी वोटर से पूछता है कि आपने किस दल को वोट दिया और जब वो बाहर निकलकर वोटर ये कहता है कि जी मैंने वोट किसको दिया ये मैं बताऊंगा नहीं, तो उसे आप साइलेंट वोटर कहें या यूं कहें कि आपको पता ही नहीं चल रहा वोट कहां जा रहा है। अनुभव ये कहता है कि किसी भी चुनाव में
हर चुनाव में जो वोटर होता है वो साइलेंट ही होता है, खामोश ही होता है। आपको अंत समय तक कोई पता नहीं होता कौन किसने वोटर ने वोट कहां दिया है। अगर आंकलन लग पाता हो कि वोट कहां गया है, चुनाव कौन जीत रहा है, तो फिर शायद सारे एग्जिट पोल बिल्कुल सही साबित होते। आपने देखा अक्सर एग्जिट पोलों में जो नतीजे आते हैं वो जिस समय नतीजे आते हैं उससे बिल्कुल अलग थलग होते हैं। लेकिन जुनैद, अगर जिस तरह से उधमपुर की ही हम बात कर रहे हैं, साइलेंट वोटर सिर्फ जिला उधमपुर में नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिला है। जब वोटर बाहर आ रहा है वो कुछ कह नहीं रहा है, इसलिए आप पूरी तरह से एग्जिट पोल बता नहीं सकते हैं कि किस तरह का रुझान जनता का है। लेकिन उधमपुर के अंदर 2 कैंडिडेट जो कि बीजेपी के साथ ही जुड़े हुए थे और बीजेपी से निकलकर निर्दलीय में खड़े हो गए, जहां पर ज्यादातर मुकाबला जानकार कह रहे हैं पवन खजूरिया, आरएस पठानिया। जो दोनों की आप रैली देख लीजिए, जनता का संबोधन देख लीजिए, जनसंपर्क अभियान वहां पर चलाया गया। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो कह रहे हैं कि हवा वहां पर बदलेगी जरूर। देखिए, जहां तक उधमपुर में हवा बदलने का ताल्लुक है, ये तो 8 तारीख को पता चलेगा कि होगा क्या। लेकिन कांटे की टक्कर आरएस पठानिया और पवन खजूरिया के बीच में, उसमें कोई संदेह नहीं है। और इसी सीट की क्यों बात करते हैं, आप चिनैनी की बात करें, आप उधमपुर ईस्ट की बात करें, आप रामनगर की बात करें, सभी सीटों के ऊपर स्थिति इसी तरह की है कि भारतीय जनता पार्टी का ही प्रत्याशी, चाहे वो डीडीसी था, चाहे वो कोई छोटा या बड़ा नेता था, उसने पार्टी छोड़ी और पार्टी छोड़कर इस वक्त वो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ वहां से चुनाव लड़ रहा है। लेकिन लोकसभा 2024 के अगर आंकड़ों पर नजर दौड़ाई जाए। चलिए, दिनेश मल्होत्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत दिनेश जी जुड़ने के लिए। दिनेश जी, जम्मू को ही डिस्कस करेंगे। जम्मू अगर हम पूर्व को देखें, नॉर्थ को देखें, पश्चिम को देखें, आरएस पूरा दक्षिण को देखें, क्योंकि लगातार कांटे की टक्कर तो है ही, जिसमें पूर्व से यहाँ पर युद्धवीर सेठी हैं, उनके साथ योगेश सानी हैं, और पश्चिम के अंदर की बात करूँ तो यहाँ पर मनमोहन सिंह हैं, उनके साथ साथ अरविंद गुप्ता भी हैं, और आरएसपुरा जो जम्मू साउथ बनाई गई है सीट, वहाँ पर अमन भल्ला हैं, नरेंद्र सिंह रैना वहाँ पर मैदान में है। यानी कुल मिलाकर जम्मू के अंदर का किस तरह का समीकरण आप देख रहे हैं? एक तरफ संवाददाता कह रहे हैं कि साइलेंट वोटर है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखिए आशा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी मैं पोलिंग बूथ से थोड़ा चक्कर लगा के आया हूँ, बड़ी साइलेंट वोटिंग हो रही है। बड़े अभी इतनी मतलब लोगों में इतना उत्साह नहीं है। जम्मू शहर में हमेशा वैसा ही होता है कि जम्मू शहर की जो 4-5 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, वहाँ आहिस्ता पोलिंग होती है, लोग वोट डाल रहे हैं, लेकिन वोट लोग डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं लोग किसको वोट डालेंगे। जैसे आपने जम्मू ईस्ट की बात की, तो जम्मू ईस्ट बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूंसी है, क्योंकि जम्मू ईस्ट बीजेपी का गढ़ रहा है। ये जनसंघ और प्रजा परिषद के ज़माने में ये गढ़ रहा है बीजेपी का। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जो जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, जम्मू कश्मीर से थे लेकिन जम्मू जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट किया है। शेख अब्दुल रहमान जो जनसंघ के एक टाइम लीडर थे, उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। तो अगर इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, इस कॉन्स्टिट्यूंसी का एक अजीब सा इतिहास है कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जब भी बीजेपी हारी है तो एक ही परिवार से हारी है। 1983 में जब बीजेपी पहली बार इस कॉन्स्टिट्यूंसी से हारी थी, जो ओम चोपड़ा जी ने यहाँ से कांग्रेस के कैंडिडेट ने बीजेपी को हराया था, तो उसके बाद 2002 में बीजेपी इस कॉन्स्टिट्यूंसी से हारी, तब योगेश सानी ने बीजेपी को हराया था। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि योगेश सानी और ओम चोपड़ा का आपस में रिश्ता है। ओम चोपड़ा योगेश सानी के ससुर हैं, इसलिए ससुर और दामाद ने बीजेपी को इस कॉन्स्टिट्यूंसी से डिसलॉज किया है। अब वही दामाद फिर मैदान में है। इस बार, उस समय उनके सामने अशोक खजूरिया थे, इस बार योगेश सानी के सामने अपने युद्धवीर सेठी हैं। तो क्या योगेश सानी इतिहास दोहरा पाएंगे, या बीजेपी अपनी जो डोमिनेंस है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में ये मेंटेन करेगी? ये जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आएगा उस दिन पता चलेगा। दिनेश जी, अगर ऐसे ही चलकर इस साइड आते हैं, गांधीनगर सीट से जो एक नई सीट जिसने जन्म लिया है बाहू सीट के नाम से, उस पर भी बीजेपी कांग्रेस सीधे तौर पर आमने सामने कड़ी टक्कर, बड़ा मुकाबला माना जा रहा है, क्योंकि नई सीट है तो समीकरण भी नए बनेंगे। तो आप कैसे देख रहे हैं इस सीट को? शीतल जी, अगर जम्मू डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो जो 11 की 11 सीटें हैं, अगर सबसे कड़ा मुकाबला जो है, मुझे लगता है कि सबसे कड़ा मुकाबला जो आरएसपुरा जम्मू साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये सेमी अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें अर्बन एरिया भी है तो रूरल एरिया भी है। तो कांग्रेस इसलिए उत्साहित है
क्योंकि अभी जो 3-4 महीने पहले लोकसभा के चुनाव हुए, कांग्रेस ने बीजेपी को यहाँ से डिफीट दी है, 4,500 वोटों की डिफीट दी है। उस समय लोकसभा चुनाव में रमन भल्ला ही कांग्रेस के उम्मीदवार थे, जो इस समय कांग्रेस के इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से उम्मीदवार हैं। तो बीजेपी के लिए प्रेस्टीज इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी के लिए राष्ट्रीय सचिव, नेशनल सेक्रेटरी डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना को बीजेपी ने इस चुनाव में उतारा है। डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना एक प्रोफेसर हैं स्कॉस्ट के, तो इसलिए बीजेपी के लिए भी ये बड़ा प्रेस्टीजियस कॉन्स्टिट्यूंसी है, कांग्रेस के लिए भी है, क्योंकि कांग्रेस के जम्मू संभाग से सबसे बड़े नेता रमन भल्ला यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। वो एक मास बेस्ड लीडर हैं, लेकिन बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय नेता को उतारा है। तो देखें ऊंट किस तरफ करवल लेटा है और 8 तारीख को कैसी पिक्चर्स क्लियर होती है, लेकिन मुकाबला बड़ा कड़ा है अभी तक। जो मुझे लगता है आपके पास जुनैद जी, जिस तरह से दिनेश जी ने कहा कि रमन भल्ला यहाँ से लड़ रहे हैं, आरएसपुरा साउथ जो आरएसपुरा है, रमन भल्ला की कितनी अहम भूमिका है इस सीट पर, क्योंकि लोकसभा में उन्होंने अच्छा वोट प्रतिशत हासिल किया था, नतीजन उन्हें इस सीट से उतारा था कैंडिडेट के तौर पर। रमन भल्ला काफ़ी महत्वपूर्ण सीट कांग्रेस के लिए मानी जा रही है, क्योंकि कांग्रेस, आपने खुद कहा शुरुआत में कि उस तरह से फ्रंट फुट पर नहीं है। क्या ये कुछ नेता जो हैं ये कांग्रेस की साख बचाने में थोड़ा सा कामयाब रह सकते हैं इन महत्वपूर्ण सीटों पर? देखिए, दिनेश जी ने ऑलरेडी इस पर इसकी व्याख्या की है सीट की। मैं केवल इतना इसमें ऐड करूंगा कि रमन भल्ला ने एक बार ये सीट जीती है और उसके बाद कविंदर गुप्ता ने ये सीट जीती, और उसके बाद अब इस समय डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना जो है वो इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जो सिख मतदाता इस कॉन्स्टिट्यूंसी में है उसका वोट कहां जाता है और किस हद तक भारतीय जनता पार्टी वोट कंसोलिडेट कर पाती है, और किस हद तक जो वोटर एक लंबे समय से रमन भल्ला के साथ चल रहा है, किस हद तक वो वोटर बाहर आता है और रमन भल्ला के हक में वोट डालता है। लेकिन जुनैद, एक और सवाल है ना, सिर्फ इसी कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर हम क्यों बात करें, हम अगली कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर भी बात करेंगे, लेकिन अगर हम गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी को देखते हैं जिसमें से 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज को बनाया गया, बाहू को अलग किया गया, जम्मू साउथ के साथ आरएसपुरा को जोड़ दिया गया, कहीं ना कहीं वोटर भी बट गया, मुद्दे बट गए, और अब किस तरह का समीकरण बनेगा ये तो 8 तारीख को ही क्लियर होगा। लेकिन जुनैद, अगर हम बारामूला चलें, बारामूला में इस वक्त सबसे कम वोटिंग हुई है, जहां पर आप देखिए कई दिग्गजों की जो साख है वो दाव पर लगी हुई है, जिसमें जावेद हसन बेग हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से हैं, शोएब नबी लोन हैं, निर्दलीय हैं, और मुजफ्फर हुसैन बेग निर्दलीय यहाँ पर इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं। 2014 में पूर्व उप मुख्यमंत्री के पद पर वो रह चुके हैं, लोकसभा चुनाव भी यहाँ पर उन्होंने जीता था, लेकिन इस बार वो भी अपनी साख को बचाने की लगातार कोशिश करेंगे। किन मुद्दों को लेकर, क्योंकि उड़ी के अंदर चुनाव हो रहा है, गुलमर्ग है, पट्टन है, बारामूला, रफियाबाद, बगूरा, किरीरी है, सोपोर है, कई कतावर नेता। बारामूला लोकसभा सीट की अगर बात करें, इस बारामूला लोकसभा सीट में बहुत सारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज आती हैं। इन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में बारामूला का जहां तक ताल्लुक है, मुजफ्फर हुसैन बेग एक बड़े कद के नेता इस सीट से रहे हैं। आज मुजफ्फर हुसैन बेग अपने ही रिश्तेदार जावेद हुसैन बेग के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, और सबसे बड़ी अचरज वाली बात यह है कि वो किसी राजनीतिक दल से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि एक इंडिपेंडेंट प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरे हैं। देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि आज वोटिंग परसेंटेज कितनी होती है। हालांकि जितने बड़े नाम और जितने बड़े चेहरे हैं उसके हिसाब से तो मत प्रतिशत 60% को क्रॉस करना चाहिए, लेकिन अभी तक जो पोलिंग हुई है उसके हिसाब से लग नहीं रहा क्रॉस करेगा। बड़ी कांटे की टक्कर रहने वाली है, लेकिन और ये 8 तारीख को ही पता चलेगा कि क्या मुजफ्फर हुसैन बेग अपना वर्चस्व बचा पाएंगे या बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ और देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बड़े चेहरे जो हैं मैदान में हैं। लेकिन जुनैद, एक और सवाल है, 2014 की अगर हम बात करें, जब डिलिमिटेशन नहीं हुआ था, अब डिलिमिटेशन के बाद 90 सीटें हो गई हैं, जिसमें 37 सीटें जब हुआ करती थी, 87 सीटों पर चुनाव होता था 2014 में, जहां वोट शेयर आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर जम्मू के अंदर 44.6% रहा, और कश्मीर के अंदर का जो वोट का शेयर था, वोट परसेंटेज था, वो 40 सीटों पर 55.4% रहा। समीकरण के बाद अब आप देखिए परिसीमन जब का हुआ है, 90 सीटें हो गई हैं। अब इस बार आप वोट शेयर को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि पहले जहां पर 37 सीटें थी, 46 सीटें थी, आज वहां पर 43 और 47 सीटें हो चुकी हैं। देखिए, सीटों से ये आंकलन करना कि होगा क्या, वो तो जब चुनाव के नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन जम्मू और कश्मीर के बीच में फासला ज्यादा नहीं है, और अगर आप 47 सीटें घाटी की हैं, लेकिन जम्मू संभाग की 43 सीटों के साथ
6 जो सीटें नॉमिनेट होनी है, उन नॉमिनेशंस को अगर आप जोड़ते हैं तो 49 के करीब करीब सीटें जम्मू संभाग से हैं। तो वो जो पॉलिटिकल डायनामिक्स है वो ऑलरेडी ऑल्टर हो चुका है। पॉलिटिकल लैंडस्केप में एक बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी है। अब केवल और केवल हमें चुनाव के नतीजों का इंतजार करना है, वो आएंगे, उसके बाद ही पिक्चर साफ रमन भल्ला भी अपना वोट कास्ट कर रहे हैं और वो दिखा रहे हैं कि मैं अपना वोट डालकर आ गया हूं। दिनेश जी, जिस तरह से आरएसपुरा जम्मू साउथ से ही रमन भल्ला लड़ रहे हैं और उन्होंने भी अपना वोट कास्ट कर लिया है, लेकिन परिसीमन के बाद लगातार बदलाव जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है, जिसमें 50 सीटों पर पहले ही चुनाव हो चुका और अब 40 सीटों पर चुनाव हो रहा है। कुल मिलाकर आपने सुना था कि अमित शाह भी कह रहे हैं कि जम्मू के लोगों के हाथ में सत्ता की चाबी है, जहां पर जम्मू के लोग अपनी गेंद को डालेंगे सरकार उसी की बनेगी। दिनेश जी, देखिए आशा जी, मतलब बीजेपी ने बड़ा कैलकुलेटेड, बड़ा स्मार्टली अपनी गेम खेली है। पहले दो जो फेजेस में चुनाव हुए, जो पहले 2 चरणों के चुनाव हुए, वहाँ जम्मू संभाग पूरा इन्वॉल्व नहीं था। खासतौर से जम्मू जो हिंदू बहुल इलाके हैं ये इन्वॉल्व नहीं थे। तो बीजेपी ने पहले 2 चरणों में ऐसा कोई बात नहीं की कि जम्मू का सीएम होगा या जम्मू किंग मेकर होगा। लेकिन जैसे ही बैटल फील्ड जम्मू में शिफ्ट हुआ, जम्मू की 24 सीटों पर शिफ्ट हुआ, उस समय बीजेपी को लगा कि अब जम्मू में जो सेंटीमेंट है इसको उभारने की ज़रूरत है। और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, होम मिनिस्टर ने भी कहा, क्योंकि ये 24 सीटें जो जिन पर आज चुनाव होने वाला है ये बहुत क्रूशियल है, बहुत क्रूशियल है, खासतौर पर बीजेपी के लिए। और बीजेपी अगर 24 में से मेजॉरिटी ऑफ सीट्स बीजेपी ले जाती है तो बीजेपी ना केवल अपनी टैली मेंटेन करेगी, बीजेपी टैली से आगे भी बढ़ सकती है, टैली को इम्प्रूव भी कर सकती है। इसलिए बीजेपी ने बड़ी स्मार्टली ये गेम प्ले की कि जैसे ही तीसरे चरण का चुनाव प्रचार शुरू हुआ, बीजेपी ने जम्मू का चीफ मिनिस्टर, हिंदू चीफ मिनिस्टर, डोगरा चीफ मिनिस्टर ये बातें कहना शुरू कर दी। और अब ये, जैसे आपने पहले कहा कि 8 तारीख को ही पता चलेगा कि क्या बीजेपी ने जो अपना पूरा गैम्बल खेलना शुरू किया, जम्मू चीफ मिनिस्टर की बात की है, क्या ये प्ले बीजेपी को पे करेगा या नहीं पे करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक तीसरे चरण के चुनाव में बीजेपी ये नैरेटिव क्रिएट करने में सफल रही है कि जम्मू का अपना चीफ मिनिस्टर हो सकता है। खास तौर पर प्रधानमंत्री दिनेश जी, नरेंद्र मोदी जी की जो रैली हुई एमए स्टेडियम में 28 को, उसके बाद पूरे जम्मू संभाग में एक नैरेटिव चल पड़ा कि जम्मू चीफ मिनिस्टर हो सकता है, हिंदू चीफ मिनिस्टर हो सकता है, डोगरा चीफ मिनिस्टर हो सकता है। उस नैरेटिव का बीजेपी को फायदा भी हो सकता है। नैरेटिव चेंज करने की कोशिश की गई जुनेद, जिस तरह से नॉन लोकल और लोकल्स को लेकर बड़ी बातें हुई, जॉब लैंड को लेकर बड़े मुद्दे गिनाए गए, 370 को लेकर बात कर दी गई। देखिए, जहाँ तक नैरेटिव सेट करने का ताल्लुक है, भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में जम्मू संभाग में कोई पार्टी इसलिए नजर नहीं आ रही है क्योंकि कोई भी पार्टी उस दमखम के साथ, उस ताकत के साथ जम्मू संभाग में चुनाव नहीं लड़ी है जिस दमखम और जिस ताकत के साथ चुनाव लड़ने की जरूरत थी। आप विपक्ष में हैं, आप ये रोना नहीं रो सकता सुबह से लेकर शाम तक कि चॉपर को नहीं, चॉपर को लैंड नहीं करने दिया गया, यूं कर दिया गया, यूं कर दिया गया। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ आते हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ आते हैं, आप उन्हें एक जनसभा को संबोधित करना है, आप जनसभा में ले जाने की बजाय आप उनको प्रेस वार्ता में ले जाते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो आपकी प्रायोरिटी सेट नहीं है, आपको करना क्या है। दूसरा, हर पार्टी के बड़े नेता क्षेत्रीय नेताओं की मदद करने के लिए क्षेत्र में जाते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने किया। यहाँ के बड़े नेता कांग्रेस के इंतजार करते रहे कि कोई आएगा और हमारी मदद करेगा। लेकिन जुनेद, ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह से हर एक पार्टी अपना एक सर्वे कराती है और सर्वे में कहीं ना कहीं खुलकर सामने आ गया था कि कांग्रेस अपनी यहाँ पर साख जो है वो बचाने में कामयाब होगी या नहीं, ये तो 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन इस पर हम थोड़ा सा डिस्कस जरूर कर सकते हैं, क्योंकि जब आपको पता होता है कि ये सीट आपकी है, ये गढ़ आपका है, तो आप वहां पर पूरी ताकत झोंक देते हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है जम्मू डिवीजन के अंदर। कांग्रेस पार्टी ने जिस समय मैंडेट बांटने थे, मैंडेट बांटने से पहले डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी गुलाम नबी आजाद के साथी घाटी पहुंचते हैं, दरवाजे पर दस्तक देते हैं कांग्रेस के और उन्हें ये कहते हैं कि जनाब हम आपके दल में शामिल होकर आपके चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। वहां पर कांग्रेस कहती है हम सिद्धांतवादी हैं, हम फिलहाल आपको अपनी पार्टी में नहीं लेंगे, हमने कैंडिडेट ऑलरेडी तय कर लिए, चुनाव वही लड़ेंगे। अब जो आपने कैंडिडेट तय किए, जो चुनाव लड़ने वाले हैं, वो कितनी देर पहले आपने तय किए। आप विपक्ष की पार्टी हैं, आप कमजोर हैं, आपको एक ताकतवर पार्टी को हराना है, तो 4-4, 5-5 महीना पहले कांग्रेस के प्रत्याशियों को पता होना चाहिए था कि उनको चुनाव लड़ना है। लोकसभा में जो वोट प्रतिशत बढ़ा था कांग्रेस का,
क्या वो उसका फायदा नहीं उठा पाए? देखिए, उसकी धार में आगे चलते? लोकसभा में जो मत प्रतिशत उनका बड़ा है, उसका कारण ये नहीं कि कांग्रेस ने रातों रात कोई बहुत बड़े कमाल कर दिए। कांग्रेस ने चौधरी लाल सिंह को पार्टी में लाया और लाने के बाद भी 10 दिन तक कांग्रेस के सारे लीडर इस बात पर चिंतन मंथन करते रहे, मैंडेट दें कि ना दें। ठीक है। फिर आपने मैंडेट दिया, फिर आपने कहा 19 दिन में चुनाव जीतो। और दूसरा, वो जो वोट उनको पड़ा था, वो वोट कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मेहनत से कम और लोगों के अंदर जो गुस्सा और नाराजगी बीजेपी के प्रति थी, उसके चलते उनको वोट पड़ा था। अब आज कांग्रेस को क्या है बार बार कि देखिए लोकसभा में हमारा मत प्रतिशत बढ़ा है। भाई, आपका लोकसभा में मत प्रतिशत बढ़ा है, उसका कतई भी ये मतलब नहीं है कि असेंबली में भी आपका मत प्रतिशत वही रहेगा। उस मत प्रतिशत के लिए आपको चुनाव से पहले वही करना था जो बीजेपी ने किया। बीजेपी ने कहा ठीक है, आप हमारे कार्यकर्ता हैं, आपने पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी को दे दिया, इसके लिए आपका सादर धन्यवाद, लेकिन फिलहाल हमको चुनाव जीतने हैं और चुनाव जीतने के लिए ये हमारे स्ट्रैटेजी इसको लेकर काम करने की जरूरत थी। दिनेश जी, जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी लोकसभा चुनावों के दौरान ज्यादातर बड़ी पार्टी बनकर सामने आई थी, जिसमें 36 सीटों पर उन्होंने बढ़त बनाई, 7 सीटों पर कांग्रेस आ गई, पीडीपी के पास 5 सीटें यहां पर देखी गई जहां पर लोकसभा चुनावों में उसने बढ़त बनाई, 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और जेकेपीसी की तरफ से 1 सीट पर बढ़त बनाई गई। लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, यानी कि इंजीनियर राशिद, जो 12 सीटों पर बढ़त बनाते नजर आए थे, 12 से 14 अप्रॉक्सीमेटली सीटें वहां पर उन्होंने लीड किया था। लेकिन क्या लोकसभा चुनावों को लेकर आप एक अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बनाते हैं, या फिर अपनी स्ट्रैटेजी को किस तरह से बनाने की जरूरत थी कि आपको अगर लोकसभा में इतना मैंडेट मिल रहा है या फिर वोट शेयर आपका बढ़ रहा है, तो विधानसभा के चुनावों में आपको अपने मुद्दे गिनाने की जरूरत थी, स्ट्रैटेजी अलग तरीके से बनाने की जरूरत थी, जो कितना किया गया अलग अलग पार्टी की तरफ से? देखिए, अगर सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें तो मुझे लगता है कि पूरी स्ट्रैटेजी बनाने में, कैंपेन करने में, नैरेटिव सेट करने में बीजेपी ने सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को डिफीट किया। बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले ही विधानसभा चुनाव की तैयारी में शुरू कर चुकी थी। लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी को थोड़ा सा लगा कि बीजेपी को थोड़ा सेटबैक हुआ है, चाहे बीजेपी ने दोनों सीट्स जम्मू प्रोविंस से जीत ली, लेकिन पार्टी को लगा कि शायद सेटबैक हुआ है, तो पार्टी ने उस सेटबैक को रिकवर करने के लिए अपनी स्ट्रेटजी बनाई। पार्टी ने, और हाल ही में अभी मेरे जहन में ही आ रहा था कि जिला कठुआ को डिस्कस करने की जरूरत है, तो रंजीव जी जुड़ गए हैं। रंजीव जी, कहां पर है इस वक्त, कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है, क्या चल रहा है डिस्ट्रिक्ट कठुआ के अंदर? रंजीव, आवाज आ रही है? दिनेश जी जवाब दीजिएगा। एक तो स्ट्रैटेजीज को लेकर बात हो गई, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कठुआ स्ट्रैटेजी सबसे पहले हाँ। बीजेपी ने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बनाई। उसने बीजेपी ने जो पोलिंग एजेंट, उनका जो क्या कहते हैं इसको, पोलिंग बूथ तक अपने वर्कर बनाए, तो उस स्ट्रैटेजी का बीजेपी को ये फायदा होगा। बीजेपी ने कैंपेन में सभी पॉलिटिकल पार्टीज को पीछे धकेल दिया। जहाँ तक जैसे जुनेद जी ने कहा, मैं उनकी बात को ही आगे बढ़ा रहा हूँ कि कांग्रेस स्ट्रेटजी में फेल हो गई। जिस पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो चुनाव के कुछ घंटे पहले जारी होता है, जबकि आप देखिए 6 जुलाई को कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में अपनी इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी बनाई थी, हेडेड बाय प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज। सबसे पहले कांग्रेस ने इलेक्शन मैनिफेस्टो बनाई, लेकिन मैनिफेस्टो कमेटी बनाई, लेकिन सबसे लास्ट में कांग्रेस का मैनिफेस्टो आता है। तो ये इंडिकेट करता है कि पार्टी एक मतलब डायरेक्शन लेस चल रही थी, पार्टी की कोई स्ट्रेटजी नहीं थी, पार्टी ने कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं की थी कि कब हमने मैनिफेस्टो रिलीज करना है, कब हमने अपने कैंडिडेट अनाउंस कर रहे हैं। आपने देखा कि 2 सीट्स पर पार्टी ने उस दिन कैंडिडेट अनाउंस किए जब नेक्स्ट डे लास्ट डे था नॉमिनेशन पेपर फाइल करने का। तो ये इंडिकेट करता है कि पार्टी ने कैजुअली लिया। जब पार्टी कंसेंसस डेवलप नहीं कर पाई अपने उनके बीच में, अपने कैंडिडेट्स के बीच में, तो पार्टी को डर था कि रेबल खड़े ना हो जाए। जुनेद जी कुछ कह रहे हैं। हाँ, एक और चीज ये कि अगर आप कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी के बयान देखें, प्रियंका गांधी के बयान देखें, और उसके बाद कांग्रेस ने अंतिम मौके पर जब अपना प्रदेश अध्यक्ष बदला, अगर इन सारे फैसलों को देखें तो आप हैरान होते हैं कि आप वोट मांगते हैं जम्मू संभाग में, आपका सारा वोट बैंक जम्मू संभाग में, लेकिन आपका मैनिफेस्टो, आपके बड़े नेताओं के बयान और आपका प्रदेश अध्यक्ष, ये सभी के सभी घाटी से आएंगे, ये घाटी से ही चुने जाएंगे और आपका नैरेटिव भी घाटी ओरिएंटेड होगा। अब आप सोचिए, आप जम्मू संभाग में हैं, आप रामबन में रैली कर रहे हैं और आप कह रहे हैं हमने महाराजा को यहां से बाहर निकाल दिया। आप जम्मू कश्मीर में रैली कर रहे हैं और आप महाराजा को लेकर जो टिप्पणी करते हैं, आपके नेताओं ने आपको यह तक नहीं बताया कि आप गलत क्षेत्र में गलत बयान दे रहे हैं। तो इसको कैसे दिनेश जी आप देखते हैं कि बड़े नेता जो इनके हैं वो आते तो जम्मू संभाग में हैं,
लेकिन यहां से मैसेज जो है वो घाटी में भेजने की कोशिश करते हैं, जैसे वहां पर बहुत मजबूत हैं और वहां 47 की 47 सीटों पर इनके जीतने की बड़ी संभावना है। देखिए जुनेद जी, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं। अगर आप कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी को देखें, उन्होंने इस पूरे चुनाव में 6 रैलीज की हैं। 6 रैलीज में शायद जो जम्मू सिटी में उन्होंने एक रैली की वो ही बीजेपी के खिलाफ थी। बाकी एक सुरनकोट में की, जम्मू संभाग में। सुरनकोट में ठीक है बीजेपी वहाँ मुकाबले में है, लेकिन एक इंडिपेंडेंट का भी मुकाबला है। पहली रैली जैसे हमने पहले भी बात की संगलदान में की उन्होंने। संगलदान में अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ रैली कह रहे हो। मुझे लगता है कि कांग्रेस की पूरी लड़ाई जो थी ना वो शायद एक ही सीट को लेके थी। आप मेरी बात से सहमत होंगे। कांग्रेस ने पूरी एनर्जी जो है एक सीट पे लगाई, सारे लीडर वहां गए, जबकि वो सीट कांग्रेस जीत रही है। उस मतलब डूरू सीट पर कांग्रेस ने पूरी एनर्जी लगा दी। सारी पार्टी कश्मीर सेंट्रिक रही कि डूरू सीट जीतनी चाहिए, बाकी सीटें कांग्रेस हारे चाहे ना हारे। जैसे आपकी बात को मैं मतलब पूरी की पूरी कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने घुटने टेक दिए हैं, जैसे उनकी चाबी चलेगी वैसे हमने घूमना है। नहीं, ये कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि कांग्रेस ही शायद ऐसी पार्टी है कि जिसका जम्मू में भी उतना आधार है, कश्मीर वैली में भी उतना आधार है। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि कांग्रेस दोनों रीजन में बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाई। जम्मू के कार्यकर्ता, जम्मू के वोटर्स को ये मैसेज दिया कि पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप के लिए हम प्रायोरिटी नहीं है। क्योंकि जिस तरह से सेंट्रल लीडरशिप ने, जैसे इलेक्शन मैनिफेस्टो की बात हुई, इलेक्शन आपका बैटलफील्ड आपकी जम्मू है, लेकिन आप इलेक्शन मैनिफेस्टो कश्मीर में जारी कर रहे हैं। तो जब आपको जम्मू में जारी करना चाहिए था, आपको मैक्सिमम लीडर्स को जम्मू में रहने देना चाहिए था। जैसे जुनेद जी ने एक बात कही कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जम्मू आते हैं, उनको छंब में एक रैली करनी है, वो कहते हैं कि हमें चॉपर को लैंड करने की परमिशन नहीं मिली है। जम्मू से छंब कितनी दूर है? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाय रोड भी छंब जा सकते हैं, वो लेकिन कांग्रेस के ऑफिस में बैठ के मोबाइल पे रैली एड्रेस करते हैं। नहीं लिया गया है जम्मू डिवीजन को कहीं ना कहीं। लेकिन अगर हम जुनेद कठुआ पर आ जाते हैं और कठुआ की बात करते हैं, क्योंकि इससे पहले हमारे साथ रिपोर्टर भी जुड़े थे, तो मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगी कठुआ को लेकर, क्योंकि कठुआ है, जसरोटा है, बनी है, बसोली, बिलावर, हीरानगर, ये सारी सीटें हैं। कठुआ की बात करें तो कठुआ में मैं कहूँगा कि इस समय कांग्रेस का सब कुछ लग गया है, क्योंकि चौधरी लाल सिंह कांग्रेस से बीजेपी में आए, एमएलए बने, मंत्री बने, उसके बाद डोगरा स्वाभिमान संगठन बनाया, उस प्लेटफॉर्म पर लोकसभा का चुनाव लड़ा, बहुत बुरी तरीके से हारे। उसके बाद डोगरा स्वाभिमान संगठन को लेकर आगे बढ़े, अलग जम्मू राज्य का उन्होंने नारा लगाया, और फिर अब उसके बाद दोबारा कांग्रेस ज्वाइन की। अब और बसोली से इस समय वो चुनाव लड़ रहे हैं। एक बड़े नेता तो वो है, दूसरे बड़े नेता डॉक्टर मनोहर लाल हैं। उन्हें बिलावर से साबित करना है कि भाई वोटर उनके साथ है। लेकिन दोनों जगह पर आप देखिए, मैंने आपको कहा ना कि बीजेपी को स्ट्रैटेजाइज करना आता है। इसमें बहुत सारे कांग्रेस के नेता, या जब आप इस तरह का कटाक्ष करें या इस तरह का क्रिटिसिज्म कांग्रेस से करें, तो फौरन कहते हैं कि नहीं जनाब ये तो बीजेपी ओरिएंटेड पत्रकार हैं, ये फलाने हैं, ढमकाने हैं। ये समझने की कोशिश नहीं करते कि एक पार्टी अपना प्रत्याशी चुन रही है ठीक बसोली के बीच से, कि बसोली के गांव से एक आदमी को उठा के लाओ, उसको हमको अपना चुनाव यहां से कैंडिडेट बनाना है। हालांकि आप जानते हैं कि जब बसोली से उन्होंने मैंडेट दिया बीजेपी ने, तो बीजेपी के बड़े नेता उनसे नाराज हो गए, लेकिन उन्होंने कहा नथिंग डूइंग, हम देंगे क्योंकि हमको चुनाव जीतना है। इसी तरीके से बिलावर की बारी आई, बीजेपी ने फिर एक आदमी को उठाया, कहा नहीं यहीं से उठाएंगे, इसी से चुनाव लड़वाएंगे। डॉक्टर मनोहर लाल का उसके साथ कांटे की टक्कर है, जबरदस्त मुकाबला है। फिर आप कठुआ में आइए, वहां भी बीजेपी ने इसी तरीके से स्ट्रेटेजाइज किया। इतने सारे नेताओं के होते हुए भी, इतने सारे ऑप्शंस होने के बावजूद भी रेबेलियन हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, कोई अपना ही आदमी प्रतिद्वंदी बन के खड़ा हो सकता है, उससे में नुकसान हो सकता है। ये सारी चीजें दरकिनार करते हुए फैसला लिया और फैसले पे टिके रहे। अब आइए कांग्रेस में, आप एक दिन जाते हैं छंब में सतीश के घर, कहते हैं भाई आपको दे दिया मैंडेट, आप चुनाव लड़ रहे हो, तैयारी कर लो। और फिर जब आप टिकट देते हैं, आप कहते हैं भैया आपका टिकट तो कट गया, वो टिकट तो ताराचंद को मिल गया, अब आप एक काम करिए, आप फलां कॉन्स्टिट्यूंसी में जाइए, वहां से चुनाव लड़िए। इसी तरीके से कठुआ पूरे जिले को देखिए, कठुआ जिले के बड़े नेता आपके चौधरी लाल सिंह हैं। लेकिन इस बार मैं कहता हूं धन्यवाद देना चाहिए आम आदमी को कि उसने ऐसा दौड़ाया है बड़े नेताओं को कि सभी नेता अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं, और बड़े नेताओं को इस असेंबली में चुनाव में डर और खौफ कितना है उसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि उमर अब्दुल्ला घाटी में रैली करके कहते हैं, लोग कहते हैं उमर साहब आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। वो कहते हो भाई मेरे बात सुनो, ये न कहो हम आपके साथ हैं, मैं पिछली बार भी आगे बढ़ गया था, पीछे कोई मेरे था नहीं। तो इसका मतलब
Let us give it to the people नहीं, of इससे Jammu and पहले तो उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा था कि अगर मुझे पता होता कि इंजीनियर राशिद बारामूला से लड़ रहे हैं तो मैं तो लड़ता ही नहीं। और इस बार तो गांदरबल और बड़गाम सीट से उन्होंने अपने दावों यहाँ पर लगा दिए हैं। लेकिन दिनेश जी, जिस तरह से लगातार बात हो रही है पार्टीज के अंदर की स्ट्रैटेजीज को लेकर, आपको लगता है कि कांग्रेस के अंदर जो अंतरकला की वजह से इस तरह से हो गया? क्योंकि आरोप तो भारतीय जनता पार्टी पर भी लग रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो स्ट्रैटेजी के तौर पर आप खुद ही कह रहे हैं कि वो तो आगे निकल गई। देखिए आशा जी, भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी तो वो उनका एक पूरा प्रॉपर संगठन है, वो संगठन लेवल पे बात होती है, उनका बूथ लेवल तक उनका वर्कर है। जैसे कांग्रेस ने कोई स्ट्रैटेजी बनाई नहीं। कांग्रेस को ये नहीं पता कि हमने इलेक्शन मैनिफेस्टो इलेक्शन के कुछ दिन पहले डिक्लेयर करना है, अपने कैंडिडेट्स को अनाउंस करना है। जो पार्टी कैंडिडेट लास्ट दिन अनाउंस करती है वो पार्टी की आप इंडिकेट करता है कि पार्टी किस तरह से सीरियस है, पार्टी किस तरह से चुनाव लड़ रही है। पार्टी में जो बाहर से लोग बैठे होते, मुझे लगता है कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाके देखा ही नहीं होगा। बीजेपी अगर बात करें तो बीजेपी ने बाहर से नेता आए थे, खासकर इस बार उत्तराखंड से नेता आए थे, उन्होंने एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी संभाली थी। बीजेपी के जो बाहर से उनके जो स्टार कैंपेनर आए थे, स्टार कैंपेनर को पूरी तरह से मतलब डिसेंट्रलाइज किया गया था, उनको एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी दी गई थी, आपने इस कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करना है। तो कांग्रेस की स्ट्रेटजी और बीजेपी की स्ट्रेटजी को आप कंपेयर नहीं कर सकते। कांग्रेस स्ट्रेटजी बनाने में पूरी तरह से फेल हुई है। कांग्रेस हमेशा ही ऐसा करती रही है। इस बार तो कांग्रेस ने बिल्कुल ही मतलब एक तरह से फ्लॉप शो किया। अब अगर लोगों ने मन क्या अपना अंडरकरंट क्या है, अगर कांग्रेस कोई परफॉर्म करती है तो पार्टी के कारण नहीं करेगी, कुछ इंडिविजुअल कैंडिडेट हैं उनके कारण करेगी, या लोगों की जो बीजेपी के प्रति नाराजगी है उसके कारण कांग्रेस परफॉर्म कर सकती है। कांग्रेस एज ए पार्टी पूरी तरह से यहाँ फेल हुई है इलेक्शन, मतलब एज ए टीम। दिनेश जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? जी जुनेद जी कह रहे हैं कि बड़े बड़े नेताओं में डर है, डर का माहौल है, कश्मीर से लेकर जम्मू तक हर एक जो भी राजनीतिक दल हो, लेकिन बड़े जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं या बड़े पदों पर रहे हैं, उनको डर है। डर के पीछे की वजह क्या आज का जागरूक मतदाता है, वही जो साइलेंट वोटर्स की बात हो रही है? जागरूक मतदाता की बात तो ठीक है, ये बात ठीक है कि वोटर बड़ा अवेयर हो गया है, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला, दो बड़े जो स्टालवार्ट हैं, पॉलिटिकल स्टालवार्ट जम्मू कश्मीर के, वो चुनाव हार गए, तो नेचुरली ये जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं उनको लगता है कि अगर वो चुनाव हार सकते हैं, इंजीनियर रशीद जैसा एक आम आदमी अगर उमर अब्दुल्ला जैसे पॉलिटिशियन को हरा सकता है, तो इस कारण जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं जो 6-6, 7-7 बार चुनाव जीते हैं, उनमें डर बैठना बिल्कुल नेचुरल है और ये डर बैठना भी चाहिए। मतलब डेमोक्रेसी में पॉलिटिशियन के ऊपर ये डर होना चाहिए कि लोग हमें निगलेक्ट कर सकते हैं। अगर वो लोगों को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू करेगा तो वो डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। तो मुझे लगता है ये अच्छी बात है, सब पॉलिटिशियन के ऊपर डर बैठना चाहिए और लोगों को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। जुनेद, कुपवाड़ा चलेंगे अब तो, क्योंकि कुपवाड़ा के अंदर सज्जाद गनी लोन है जेकेपीसी की तरफ से, 2014 में हंदवाड़ा से चुनाव में जीते थे, और पीडीपी की तरफ से मीर मोहम्मद फयाज हैं जो कि पूर्व राज्यसभा सदस्य रहे हैं। लोकसभा में भी चुनाव उन्होंने लड़ा था बारामूला सीट से। लेकिन नासिर असलम वानी है पीडीपी से जो 2008 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, ठीक है, तो उस बीच में कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से इस बार मैदान में है। तो करना है, कुपवाड़ा है, त्रिगाम है, लंगीट है, लोलाब है, हंदवाड़ा है। इन सीटों को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि कई कदावर नेता हैं जिनकी साख दांव पर लगी हुई है। हॉट सीट्स भी आपके साथ डिस्कस कर ली, बताइए जरा किस तरह का समीकरण देख रहे हैं कुपवाड़ा के अंदर? देखिए, कुपवाड़ा जिले का जहां तक ताल्लुक है, कुपवाड़ा जिले में लंबे चौड़े कालखंड में के लिए मेहनत करी सज्जाद गनी लोन के पिताजी अब्दुल गनी लोन। कुपवाड़ा के बड़े नेताओं में वो आते हैं और उसी मेहनत का नतीजा था कि जब सज्जाद गनी लोन की पार्टी जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने साल 2002 में चुनाव लड़े और साल 2002 में सज्जाद गनी लोन नहीं लड़े, उनकी तरफ से कुछ और लोग लड़े, 3 कैंडिडेट उनके कामयाब हुए और तीनों कैंडिडेट कुपवाड़ा से ही कामयाब हुए। इस बार सज्जाद गनी लोन जो है वो हंदवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनावी मैदान में है। नासिर असलम वानी श्रीनगर में रहते हैं और इसी चीज को वहां पर एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो पीडीपी और पीडीपी और बाकी दलों ने बनाया है, लेकिन वो चुनाव लड़ने गए हैं कुपवाड़ा। कुपवाड़ा में ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक और बड़े नेता हैं पूर्व लॉ मंत्री मीर सैफुल्ला। अब कुपवाड़ा की स्थिति यह है कि यहां पर अवामी इत्तेहाद पार्टी के स्टेक्स भी लगे हुए हैं। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस का ये गढ़ है और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां पर इस कुपवाड़ा की कई सीटों पर चुनाव जीतती रही है। अब देखना यह होगा कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस रिवाइव कर पाएगी, क्योंकि नॉर्थ कश्मीर का ये बहुत इंपॉर्टेंट जिला है
क्या रिवाइव कर पाएगी, या पीपुल्स कॉन्फ्रेंस ने जो बढ़त कुपवाड़ा में बना रखी है उसको वो कंसोलिडेट करेगी, या जो अचानक अवामी इत्तेहाद पार्टी ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव में किया कि उन्होंने आके सबको धराशायी कर दिया कुपवाड़ा के जिले में, क्या अवामी इत्तेहाद पार्टी इंजीनियर रशीद इस कुपवाड़ा जिले की इन सीटों के ऊपर अपने प्रत्याशियों को कामयाब करने में कामयाब होंगे? ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। लेकिन इस नेशनल बीच कॉन्फ्रेंस ने पूरी ताकत झोंक दी है कुपवाड़ा जिले में। ठीक है। मतलब उमर अब्दुल्ला की कितनी रैलीज हुई वहां पर, पार्टी के बड़े नेता वहां पर गए, और ये भी आपको समझना होगा कि अगर उमर अब्दुल्ला, क्योंकि ये पार्टी जो है पारिवारिक पार्टी है, आप परिवार के अपने सबसे खास आदमी को अगर कुपवाड़ा चुनाव लड़ने के लिए भेजते हैं तो इसका मतलब आपको पूरा विश्वास है कि कुपवाड़ा की सीट हमारे लिए सेफ है और नासिर असलमानी लेकिन जो वोटिंग टर्न आउट है इस वक्त का, उसे किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से करना में 29.02% अभी तक हुई है, कुपवाड़ा के अंदर 24.41% हुई है, त्रेगाम के अंदर 26.98%। त्रेगाम में कितना बताया आपने? त्रेगाम में 26.98%। आशा जी, त्रेगाम हॉटबेड रहा है आतंकवाद का, त्रेगाम हॉटबेड रहा है पत्थरबाजी का, त्रेगाम वही जगह है जहां पर कश्मीर के पहले अलगाववादी नेता मकबूल भट्ट का घर है, उनका परिवार वहीं पर रहता है, और उस हिसाब से अलगाववाद भी काफी हद तक अलगाववाद से ये इलाका प्रेरित रहा है। और इस इलाके में एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुपवाड़ा ही वो जिला है जिस जिले को लेकर यह भी कहा जाता था कि जब इन्फिल्ट्रेशन पहली इन्फिल्ट्रेशन घाटी में शुरू हुई थी तो वो कुपवाड़ा के जिले से ही शुरू हुई थी। तो उस हिसाब से ये बड़ा सेंसिटिव इलाका है। तो सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए जो चुनाव का मत प्रतिशत बता रही हैं, ये बहुत अच्छा मत प्रतिशत है। त्रेगाम की सीट पहली बार जो है वो बनी है और पहली बार इस पर मतदान हो रहा है। 26% मतदान अगर अभी 1 बजे तक हो रहा है तो शाम तक मुझे लगता है कि ये 50 को का आंकड़ा पार कर आपने पाएगा। इंजीनियर रशीद की बात की, जब वो आए तो धराशाही कर दिया सबको वहां पर साल कुपवाड़ा 2014 में, बिल्कुल। हाँ, साल 2014 में, 2024 माफ कीजिएगा, अभी जो लोकसभा के चुनाव में जब उन्होंने चुनाव लड़ा और जीते भी इंडिपेंडेंट के तौर पर, हाँ। क्या इस चुनाव में वो एक गेम चेंजर के रूप में हो सकते हैं ज्यादातर सीटों पर? क्योंकि उन्होंने एक बयान दिया है, ताजा बयान है कि अगर मुझे 4 से 5 दिन और मिल जाते तो मैं 40 से 45 सीटें कश्मीर से जीत लेता। देखिए, ये तो मुझे नहीं पता कि कुपवाड़ा का मतदाता क्या करेगा, लेकिन घाटी में एक चीज बड़ी प्रचलित हुई है और बड़ी चर्चा है उसके ऊपर कि जब इंजीनियर रशीद आए थे और उन्होंने अपना पहला संबोधन, पहला फेसबुक लाइव जम्मू कश्मीर हाउस चाणक्यपुरी से किया था, उसके एक कमरे से किया था, उसमें उन्होंने जो बातें कही थी वो लोगों के मन को भा गई थी। लेकिन उसके बाद ये पूरे जम्मू कश्मीर में भी, आपने पूरा चुनाव अभियान जम्मू का देखिए, पूरा चुनाव अभियान अब कश्मीर घाटी का देखिए, किसी भी जगह आपने किसी बड़े नेता को किसी दूसरे नेता के ऊपर कोई अभद्र टिप्पणी करते हुए या उसके लिए अपशब्द बोलते हुए नहीं सुना। सभी नेता एक दूसरे का सम्मान करते हैं और ये जम्मू कश्मीर की एक खासियत है। लेकिन इंजीनियर रशीद ने जो कुछ चुनावी जनसभाएं संबोधित की, कुछ इंटरव्यू दिए, उसमें घाटी के नेताओं के ऊपर जो तंज उन्होंने कसे, जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, उन शब्दों के कारण इंजीनियर रशीद की, मुझे जाती तौर पे ये महसूस होता है कि पॉलिटिकली वो इंपॉर्टेंस जो उनका बना था साल 2024 के लोकसभा के चुनाव में, शायद अब वो इंपॉर्टेंस देखने को ना मिले। शायद हमको 8 तारीख को नतीजों से साफ हो जाए कि भाई वो जो यूफोरिया था 2024 के लोकसभा चुनाव में, वो यूफोरिया कहीं कम हुआ। और एक बात देखिए, जो शीतल जी, बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि आपके पास अगर दलबल है, आपके पास अगर कार्यकर्ता है, आपके पास अगर पार्टी इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो आप कहीं से भी रिवाइव कर सकते। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो घाटी की एक बहुत पुरानी पार्टी, 1931 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के तौर पर उनका जन्म हुआ है। उनका कार्यकर्ता हर जगह मौजूद है और घाटी में वो एक नैरेटिव सेट करने में कामयाब हुए हैं कि भाई अगर आपको बचाना है घाटी की साख्त को तो आपको हमको सत्ता में लाना है। दिनेश जी, जिस तरह से पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ रहा है उत्तरी कश्मीर, 2008, 2002, 2014 में ज्यादातर सीटें या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास रही या तो फिर पीडीपी के पास रही। लेकिन जिस तरह से अभी त्रेगाम सीट को लेकर जुनेद ने बात की, उन्होंने कहा
एक समय होता था जब गोली चलती थी, एक समय होता था जब हालात खराब होते थे, लेकिन आज ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। आज आप देखिए, अगर कश्मीर के अंदर चुनाव हो रहा है तो किस तरह से वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। आज 2% वोट नहीं हो रहा है, आज 4000 वोटों से लोग नहीं जीत रहे हैं जिस तरह से पहले हुआ करता था। ये तो फिलहाल अभी 8 तारीख को ही क्लियर होगा कि किसके पास कितने वोट आए हैं, लेकिन इस पर बात जरूर की जा सकती है कि हालात तो बदले हैं, इसे कोई झुकला नहीं सकता है, क्योंकि जो सच है वो सच है। देखिए आशा जी, आप बीजेपी के साथ किसी उनकी पॉलिसीज से सहमत हो चाहे ना हो, बीजेपी ने पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर को क्या दिया, जम्मू कश्मीर ने क्या अचीव किया, इससे कोई सहमत हो, मेरे आपसे डिफरेंसेस हो सकते हैं, आपसे किसी और के साथ डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन एक चीज़ बिल्कुल सच है कि बीजेपी ने कश्मीर घाटी में जो एजिटेशनल टेररिज्म था, पत्थरबाजी थी, जो हड़ताल कल्चर था, उसको ख़त्म किया। ये क्रेडिट बीजेपी को जाना चाहिए और इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले खासतौर 5 सालों में जो जम्मू कश्मीर के घाटी में जो हालात बदले हैं और वो बीजेपी की पॉलिसीज़ का ही रिजल्ट है। दूसरी बात करें लोगों की पार्टिसिपेशन की, जैसे आप बात कर रहे हैं, तो मैंने जैसे पहले भी आपके कार्यक्रम में कहा कि जो 2024 के लोकसभा चुनावों में जो पार्टिसिपेशन लोगों की हुई, उसमें तो एक तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पूरी तरह से नॉर्मल हुई है, लोगों में डर का जो माहौल था वो ख़त्म हुआ। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एक ऐसी कैंपेन की, लोगों को इन्वॉल्व किया, उसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इसमें मुबारकबाद देनी चाहिए, सभी को क्रेडिट देना चाहिए, चाहे कोई चुनाव जीता चाहे चुनाव हारा, लेकिन कैंपेन इतनी अच्छी की कि लोगों में एक अवेयरनेस हुई कि हमें वोट डालना चाहिए। उसी कैंपेन को बेस बना के अब विधानसभा चुनावों में भी सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने वहाँ पे कैंपेन अच्छी की, लॉ एंड ऑर्डर ऑलरेडी वहाँ पे इम्प्रूव हुआ है, और इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन करवा रही हैं, जितनी भी एजेंसीज़ हैं, उनका भी रोल बड़ा अच्छा है। लोगों में जिस तरह से गांव-गांव में जाकर कैंपेन हो रही है, जब डर नहीं होगा तो लोग वोट डालेंगे, क्योंकि डर के कारण लोग पहले वोट नहीं डालते थे, हड़ताल कल्चर के कारण लोग वोट नहीं डालते थे। दूसरी बात है कि पहली बार 1987 के बाद ऐसा हो रहा है कि कहीं बाइकाट की कॉल नहीं है, हड़ताल की कॉल नहीं है, तो अगर हड़ताल की कॉल नहीं है, डर नहीं है, तो लोग वोट डाल रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी विक्ट्री है डेमोक्रेसी की, इंडियन डेमोक्रेसी की, ये बहुत बड़ी विक्ट्री है। अगर आप एनडीए को देखते हैं, जहां पर काम करने की बात कही गई, सरकार की तरफ से एक दावा किया गया, ये चाहे कोई भी अपनी डिटेल खोलकर पढ़ सकता है कि किस तरह की आतंकवादी गतिविधियां पहले हुआ करती थी, क्योंकि 2004 से 14 के बीच में यहाँ पर जब सरकार बनी है तो उस बीच में किस तरह से यूपीए के दौरान काम हुआ, क्योंकि 10 सालों में जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी गतिविधियां थी उसमें 7217 घटनाओं को अंजाम दिया गया था। लेकिन 2014 से 2022 तक का जो 24 तक का आंकड़ा देखा गया था, उसमें ये आंकड़ा घटकर सामने आया है, जिसमें 2259 पर मामले देखे गए, यानी कि 68% कमी आई है। और ये चुनावों में देखने को मिला, एक गोली नहीं चली है, एक बंद की कॉल नहीं है, आज स्ट्राइक्स नहीं हो रही है, इसे तो बिल्कुल भी चुकलाया नहीं जा सकता है। लेकिन उस बीच में अगर जिस तरह से हम कश्मीर को ही यहाँ डिस्कस कर रहे हैं दिनेश जी, वोटिंग प्रतिशत की मैं पहले बात कर रही थी, जिसमें लंगेट भी कॉन्स्टिट्यूंसी आ जाती है, जहाँ पर 27.33% अभी तक जो वोटिंग है वो हुई है। इसका जवाब मैं जुनेद मैं आपसे भी लूंगी। और लोलाब अगर हम चले तो 26.80% है, हंदवाड़ा के अंदर 29.99% है। पहले दिनेश जी जवाब दीजिएगा इस पर। अभी ये कोई मतलब इतनी बुरी नहीं है, पोलिंग नहीं है, पोलिंग बहुत अच्छी है। ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज में ये फार फ्लंग इलाके हैं, दूर दराज इलाके हैं, तो ये बड़े रिमोटेस्ट भी हैं, गांव दूर दूर हैं, तो यहाँ ऐसी इतनी परसेंटेज पोलिंग होना बड़ा अच्छी बात है। तो जैसे लंगेज कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की ना, लंगेज एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जो इंजीनियर रशीद का गढ़ है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूंसी भी वो है कि जब पीडीपी 1999 में बनी थी तो पीडीपी के जो पहले 2 एमएलए थे, एक एमएलए उनके बीच भाड़ा थे अब्दुल रहमान वीरी, और दूसरे एमएलए उनके लंगेज से थे पंडित पुरी। तो ये कभी पीडीपी का गढ़ रहा है ये कॉन्स्टिट्यूंसी, और अब ये इंजीनियर रशीद का गढ़ बन चुके हैं। तो इंजीनियर रशीद की जो अवामी इत्तेहाद पार्टी है, उनका सब कुछ स्टेज पे लगा है लंगेर सीट को लेके। वहाँ शायद उनके भाई चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए यहाँ वोटिंग ज़्यादा होगी, मुझे लगता है पोलिंग अच्छी होगी। अफजल गुरु के भाई दोनों चुनावी मैदान में है। यहाँ पर खुर्शीद अहमद शेख इंजीनियर रशीद के भाई हैं, वो यहाँ से चुनावी मैदान में हैं। लेकिन इससे पहले दिनेश जी की एक बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। जैसे आपने सवाल पूछा, आपने कहा घाटी में हालात बदले हैं। घाटी के कुछ चुने हुए और माने हुए पत्रकार हैं, जब मैं उनसे ही पूछता हूं कि घाटी में जो परिवर्तन आया है, पत्थरबाजी नहीं हो रही और भी बहुत परिवर्तन आया, इसका कारण क्या है, तो वो जवाब देते हैं, कहते हैं कि साल 1947 के बाद, साल 2005 अगस्त 2019 के बाद पहली बार घाटी के अलगाववादियों को पता चला स्टेट किसे कहते हैं, नई दिल्ली किसका नाम है,
और जब स्टेट ये तय कर लेती है कि आप पत्थर नहीं चलाएंगे, आप गोली नहीं चलाएंगे, आप मासूमों का खून नहीं बहाएंगे, तो फिर स्टेट जब ये तय कर ले, और वो भी स्टेट कौन सी, भारत जैसी स्टेट जब ये तय करे, विश्व की तीसरी बड़ी ताकत जब ये तय करे, तो फिर आपके लिए कोई रास्ता नहीं बचता। जमाते इस्लामी जैसे संगठन बोले कि हमें लोकतंत्र की इस पूरे पर्व का हिस्सा बनना है, हमें भी चुनाव में जाना है, तो एक मिसाल जरूर कायम होती है। जुनेद, मिसाल भी कायम होती है। दूसरा सबसे बड़ा आप देखिए कि आपने लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की, तो लंगेट में टोटल कैंडिडेट जो है वो 15 है। और आप डर और खौफ देखिए कि घाटी की वो पार्टी जो घाटी की पहली पार्टी थी, और जिस पार्टी के सबसे बड़े नेता आज भी घाटी के लोगों के सबसे बड़े नेता हैं, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूं, लंगेट से उन्होंने अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं किया और लंगेट की सीट उन्होंने कांग्रेस को दे दी, कहा कि आप यहां से चुनाव लड़िए। यानी जिस लंगेट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक बड़े कमाल के और बड़े काबिल और लायक एमएलए आते थे, शरीफुद्दीन शारिक, दिनेश जी को याद होगा कि शरीफुद्दीन शारिक जब असेंबली में होते थे तो असेंबली का समा बांध देते थे। उसी लंगेट में आज आप कैंडिडेट खड़ा नहीं कर रहे, और उसी लंगेट में आज मोहम्मद सुल्तान पंडितपुरी के बेटे इरफान सुल्तान पंडितपुरी पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के मैंडेट पे चुनाव लड़ रहे हैं। अपनी पार्टी से मुनव्वर ख्वाजा मैदान में है, और एक इंडिपेंडेंट प्रत्याशी जुनेद मीर भी मैदान में है, और उसके अलावा खुर्शीद अहमद शेख मैदान में है। उसके अलावा यहाँ से जैसे आपने मुझे कहा कि मोहम्मद मुजफ्फर शेख वो भी मैदान में है। अब ये सब लोग यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। बारामूला के अंदर जो रिजल्ट था उसी को मद्देनजर रखते हुए लंगेट में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से नुमाइंदा नहीं उतारा गया, क्योंकि इंजीनियर राशिद का गढ़ है ना, कुछ ऐसा? मैं इस थ्योरी में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता। फिर वजह मैं इसको परिवर्तन बताता हूं। एक समय जिस पार्टी को ये लगता था कि सब दमखम दलबल हमारे पास है, आज उस पार्टी को लग रहा है कि दलबल हमारे पास, दल तो है हमारे पास कार्यकर्ता भी है, लेकिन उसके बाद वो जो एडिशनल एक चीज सरकार के साथ चलती थी, खालिक डीसी, पुलिस तंत्र, थानेदार, एसएसपी, इनका भी बड़ा रोल होता था चुनाव लड़वाने और जितवाने में। अब जब आपको पता है कि लंगेट की परिस्थितियां ऐसी हैं कि अगर हमारे पास वोट थोड़ा बहुत है, उसको और कंसोलिडेट करने के जो बाकी दलबल हमको इस्तेमाल करना चाहिए था, उसके लिए ना तो वातावरण है, ना नई दिल्ली के पास पेशेंस है, तो आपने कहा कि कैंडिडेट ही लंगेट में नहीं उतारेंगे। और फिर कह रहा हूं मैं, लंगेट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सबसे ताकतवर लीडर शरीफुद्दीन शारिक आते थे, और आज साल 2024 में स्थिति ये है, काफी तरीके से दाव पेच हर पार्टी ने लगाया है। समीकरण क्या बनेगी ये तो 8 तारीख को रिजल्ट में ही पता चलेगा कि आखिर जनता का रुझान किस तरफ है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।